बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे थे सीमेंट सेक्टर पे कि सीमेंट सेक्टर की टैक्स पॉलिसीज़ क्या हैं, उसमें टैक्स फ्रॉड क्या और होते हैं, टैक्स फ्रॉड से कैसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इस पे बात हो रही थी। तो उसके पार्ट 2 की हम बात करते हैं, जिसमें हमने यहाँ रुके थे कि इंडस्ट्री इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्स फ्रॉड केसेस, कि इंडस्ट्री में टैक्स फ्रॉड केसेस जो है उसकी क्या इम्प्लीकेशन हुई है। तो इंक्रीज सिक्रूटनी, हम किस तरह से इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं कि हम सिक्रूटनी को इंक्रीज कर दें, ऑडिट को इंक्रीज कर दें, ऑडिट बेहतर करना शुरू कर दें। तो दीज केसेस लेड टू अ मोर अग्रेसिव ऑडिट एंड पेनल्टीज थ्रू आउट द सीमेंट इंडस्ट्रीज। FBR हैर इंटेंसिफाइड द मॉनिटरिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्लेम एंड सप्लायर वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो इसकी जब मॉनिटरिंग अच्छी होगी तो इसका मतलब ये है कि उस पर यह होगा कि वो टैक्स अवॉइड नहीं करेंगे, टैक्स चोरी नहीं करेंगे। तो इनका ऑडिट अच्छी तरह होना चाहिए। दूसरा जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ही बेसिकली वह सिस्टम है जो रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग कर लेता है, क्योंकि जैसे ही एक बैग ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस होना है, सीमेंट का बैग प्रोड्यूस हुआ, उस पर स्टिकर जैसे ही लगा तो वो FBR के मेन डाटा में आ गया। अब मेन डाटा में आ गया तो जाहिर है क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री जो है इसने ही सारा टैक्स उधर पे कर देना है, सेल्स टैक्स पे कर देना है, FD पे कर देना है, वो तो फ़ौरन उसके रिकॉर्ड में आ गया। फिर इनकम टैक्स के भी जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उस वक्त भी ये टोटल प्रोडक्शन में आया होगा। तो ये वाहिद हल है कि इसको हम रियल टाइम जो है स्क्रूटनी कर सकें। तो इसको एक्सपीडाइट करके ये सिस्टम में लाना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम अगर इंडस्ट्री वाइज कंप्लाइंस करें तो इसमें हमें चाहिए कि इसके सप्लायर्स जो हैं उनका स्टेटस चेक किया गया है कि इसमें बाकी इंडस्ट्रीज़ में जो सप्लाईज आ रही है, जो अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं, वो किस रेट पे कोयला ले रहे हैं और किन लोगों से ले रहे हैं, और जो कम पे कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। मतलब जो ज़्यादा पे कर रहे हैं इट्स मीन कि वो अपनी प्रोडक्शन को भी नहीं सप्रेस कर रहे और फेक इनपुट भी नहीं क्लेम कर रहे। तो इसमें यह है कि इन चीज़ों को इंडस्ट्री वाइज अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो देन भी हमें इसका अच्छा खासा चीज़ों को हम देख सकेंगे। अब जो मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट एंड फेक इनवॉइसेस। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट में क्या है, बेसिकली होता ये है कि जो ये सेक्टर इनपुट लेता है अपने रॉ मटेरियल की शक्ल में, जिसमें जैसे कि इसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंस आता है एनर्जी पे, तो हीटिंग के लिए इनको कोयल लेना पड़ता है। अब कोयल का क्या है कि कोयल जो है वो ओवर ले लेते हैं, उसकी फेक इनवॉइसेस ले लेते हैं, उतना कोयल आता नहीं जितनी फेक इनवॉइसेस ले लेते हैं। एनर्जी में भी ये अपने सोलर सिस्टम से ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन कोयल वाली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उसकी ज़्यादा इनवॉइसेस आ जाती हैं। अब वो ज़्यादा इनवॉइसेस ली तो उस पर फेक इनवॉइसेस होती हैं, फेक इनवॉइसेस पे इनपुट क्लेम कर लेते हैं, जिसकी वजह से टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो पहला तो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस की है कि कोयले पे ले रही हैं, ये मैंने आपको बता दी। फिर फ्रॉडुलेंट सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन में ये होता है कि एक तो ब्लैक लिस्टेड से ये इनवॉइसेस वो लोग जो हैं फ्रॉडुलेंट ब्लैक लिस्टेड, उससे ये इनवॉइसेस आ जाती हैं। और फिर दूसरा ये सप्लाई चेन की मैं सप्लाई के हवाले से भी बात करता हूँ कि तो उसमें अगर तो ये गवर्नमेंट सेक्टर को दे तो डॉक्यूमेंटेड होता है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं दे रहे तो फिर क्या होता है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के साथ मिलके अपनी जो सप्रेस की हुई है सेल, उससे भी फ़ायदा उठा के टैक्स बचा रहे होते हैं। और FBR का जो रिस्पॉन्स है इस बारे में क्या है कि एक तो SRO 350 2024 में इशू किया कि जब तक वो अपना सप्लायर जो है वो अपनी रिटर्न नहीं फाइल करेगा, उस पर टैक्स नहीं पे करेगा, तो बायर उस वक्त तक क्लेम ही नहीं कर सकेगा। तो इसका जो है हल निकाल रहे हैं इस तरह से। और इनपुट आउटपुट की रिकॉन्सिलेशन होनी चाहिए, इसका ऑडिट और इस तरह से भी चेक किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि विद होल्डिंग टैक्सेस एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी के जो चैलेंजेस है वो क्या है, इंक्रीज इन विद होल्डिंग टैक्सेस क्या है। अब जो पहले 5% ले रहे थे अपने रिटेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, उस टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, वो 2.5% तक कर दिया गया। उसका मकसद क्या था, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को, एक तो मेरा ख्याल है कि वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे उसके सेक्टर में, और दूसरा ये है कि टैक्स की कलेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर FED का जो टैक्स रेट है उसको भी इनहेंस 2 से 4% पर केजी कर दिया गया। ये भी अच्छा खासा इसमें आया कि टैक्स का रेवेन्यू भी आएगा और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन भी होगी। FED, फिर इसके अलावा सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट जो है, हायर FED इंक्रीज द सेल टैक्स लाइबिलिटी।
एफईडी जब ज़्यादा होती है तो सेल टैक्स की लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। और इंडस्ट्री रेजिस्टेंस का क्या है, कंपनीज साइड टू इंक्रीज द कॉस्ट एंड कैश फ्लो कॉन्स्ट्रेंट। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब वो टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ेंगे तो इसकी वजह से उनका कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा और कैश फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। तो जो विद होल्डिंग टैक्स 236G और H के इसके ऊपर बढ़ाए गए हैं रिटेलर और उसको डिस्ट्रीब्यूटर को नेट में लाने के लिए, वो भी इसमें अच्छा खासा रेवेन्यू इन्वॉल्व हो सकता है और आ सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी कि लीगल बैटल्स ओवर द टैक्स कंप्लायंस, ये अगर आप जाएंगे कभी भी कोर्ट्स किसी में भी जाएंगे तो वो इस सेक्टर के ज़रूर केसेस लगे हुए होंगे, गो के का वो कमिश्नर अपील के पास हो, एपलेट ट्रिब्यूनल में हो और हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह इनके केसेस चल रहे होते हैं। वजह क्या है कि वो बड़ा सेक्टर होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता इतना खर्चा करना, तो मोस्टली वो चल रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो इनपुट टैक्स डिनाइल्स की जो बात हो रही होती है कि जो एफबीआर कहता है कि नहीं आपने फेक इनपुट लिया है, फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस पे लिया है, हम उस पर नहीं मानते, तो उसके अगेंस्ट वो कोर्ट्स में चले जाते हैं कि नहीं जी हमारा लीगल है और हमें ये इसका क्रेडिट दिया जाए। फिर एक्साइज ड्यूटी रिफंड्स क्या है कि अगर एक्साइज ड्यूटी एक्सेस में पेड हो जाती है तो उसमें हमें जो उसका रिफ़ंड दिया जाए। इसके बहुत सारे केसेस हैं कि उसको रिजॉल्व होने में ईयर्स लग जाते हैं, तो फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी ऑफ द कंपनी इसमें भी लगती है। तो ये जो है एक इस तरह के केसेस होते हैं। फिर यूटिलिटी कॉस्ट अपोर्शनमेंट की है, बाज़ औक़ात एफबीआर में जो ऑडिट अथॉरिटीज़ ये करती हैं कि जो तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और जो टैक्सेबल एक्टिविटीज़ के लिए होती है उतनी तो अलाउ करते हैं, लेकिन जो साथ कॉलोनीज़ के लिए और ऑफिस के लिए मार्केटिंग वगैरह के लिए जो यूज़ हो रही होती हैं उनको ये डिसअलाउ कर देते हैं एफबीआर की अथॉरिटीज़, टैक्स अथॉरिटीज़। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये इन केसेस की वजह से भी बहुत सारे जो हैं कोर्ट केसेस हैं और स्टे ऑर्डर हैं अगेंस्ट द टैक्सेशन। जैसे कि अभी वो इसका टैक्स जो लगा था 6% लाइमस्टोन के लिए क्ले पे, उस पे भी कोर्ट में है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस तरह की लीगल बैटल्स जो हैं हमेशा चलती रहती हैं। अगर हम रेगुलेटरी एम्बिग्विटीज़ एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी की बात करें तो इनकंसिस्टेंट टैक्स पॉलिसीज़ जो हैं, इनकंसिस्टेंट होने की वजह से अब क्या कंपनीज़ को होता है कि अगर सडन इंक्रीज़ ना किया जाए, उनके साथ बातचीत करके की जाए तो फिर वो अपनी प्लानिंग उस तरह से कर ले कि उनको भी लॉस ना हो। तो जब सडन होता है तो फिर क्या होता है, सडन इंक्रीज टैक्स रेट मेक अ फाइनेंशियल प्लानिंग डिफिकल्ट, तो उनकी जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें डिफिकल्टी आ जाती है। इसी तरह डिले इन डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है फेस अ टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इश्यूज जो इसकी वजह से आ रहे हैं, तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो रही। इससे अब वो सप्रेस करें या वो अपना इनपुट ज़्यादा क्लेम करें तो इससे प्रॉब्लम आ रही है कि वो डिले जो हो रहा है रेगुलेटरी एम्बिग्विटीज़ ये है। और अनक्लियर इंडस्ट्री स्पेसिफिक टैक्स ट्रीटमेंट जो एनवायरनमेंट कंप्लायंस कॉस्ट एंड लेक ऑफ क्लियर टैक्स डेफिनेशंस जो हैं ये भी रेगुलेटरी एम्बिग्विटीज़ हैं। तो रेगुलेशंस जो हैं इनमें एनवायरनमेंट के रेगुलेशंस हैं, लेबर के रेगुलेशंस हैं और बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो चेक करती हैं, तो इसमें पॉलिसी में अनसर्टेनिटी आती है। अब टैक्स अविजन एंड कंप्लायंस का जो गैप है वो किस तरह से पूरा किया जा सकता है, वो क्यों आता है, कैसे आता है। पहला तो है प्रोडक्शन अनकॉरस्पॉन्डिंग, सम मैन्युफैक्चर एलिजिबली अंडर रिपोर्ट द सीमेंट प्रोडक्शन वॉल्यूम रिड्यूस द टैक्स लेबिलिटी। ये तो एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि वो अंडर रिपोर्टिंग, जिसका मैं अभी अपनी इस लेक्चर में भी बार बार बात कर रहा हूँ कि अंडर रिपोर्ट करते हैं अपनी प्रोडक्शन। सपोज उन्होंने 10 मिलियन बैग्स बनाए हैं तो हो सकता है 8 मिलियन बैग्स रिपोर्ट कर रहे हो। तो इस तरह से अब 10 मिलियन जो बाकी 2 मिलियन बैग्स हैं उसका जो एंड कंज्यूमर है रिटेलर ने जब देना है उसे तो उसी रेट पे देना है। अब इसमें होता क्या है कि टैक्स पेयर पब्लिक ने उस पर पैसा भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया, इनकम टैक्स भी दे दिया, सेल्स टैक्स भी दे दिया, एफईडी दे दिया, लेकिन इन्होंने कंप्रेस करने की वजह से जो 2 मिलियन बैग थे उस 2 मिलियन बैग का सेल टैक्स 18% अपने पास रख लिया, एफईडी अपने पास रख ली और बाकी इनकम टैक्स का भी पोर्शन ज़ाहिर है उस पर तो महंगे रेटों पे उन्होंने लिया, तो वो भी इन्होंने सप्रेस कर लिया। तो इस तरह से बहुत सारा
टैक्सेस को सप्रेस कर रहे हैं। इसी तरह अनडॉक्यूमेंटेड कोल सप्लाईज जो है, इसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेजर है। कोल का बार बार इसलिए जिक्र होता है कि वो मेजर सप्लाई है। मेजर इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एनर्जी की है वो 30 to 40% एनर्जीज है, यूजेज है उसमें। अब बाकी तो रॉ मटेरियल स्टोन और मट्टी जो है, लाइम स्टोन और मट्टी, उसमें तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, वो तो उस पर टैक्सेस भी नहीं है, वो तो नहीं छुपाएंगे। तो ज़ाहिर है फिर कोल मेजर बनता है जिसमें फेक इनवाइसेस लेके तो इस सेक्टर को प्रॉब्लम जो है ना वो आती हैं। फिर इसके बाद वीक इन्फोर्समेंट, जो हमारी इन्फोर्समेंट बहुत वीक है, जो एफबीआर को अपनी इन्फोर्समेंट स्ट्रेंथन करनी चाहिए। वो किस तरह से कर सकता है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से कर सकता है। फिर उसकी विजुअलाइजेशन इस तरह से होनी चाहिए कि उस पर इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी डिस्पैचिंग हो रही है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है, वो सारी इनके कंट्रोल में जब आएगी देन ही ये सारे टैक्स कर सकते हैं। प्रोडक्शन और डिजिटल जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल इंटीग्रेशन से ही इसका किया जा सकता है पूरा। अब स्ट्रेंथ्स ऑफ पाकिस्तान सीमेंट सेक्टर की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इसके पास क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, स्वाट एनालिसिस की बात अब मैं कर रहा हूँ कि स्वाट एनालिसिस में अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो एक तो इनको इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इस बात की है कि ये अप्रॉक्सीमेटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1.3% टू द जीडीपी ऑफ द पाकिस्तान। और अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसका तकरीबन 4.6% शेयर जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में है। एक तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। फिर एक्सपोर्ट का पोटेंशियल इनके पास है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट है सीमेंट के लिए, इनके पास अच्छी क्वालिटी और रेट जो है इसके पास, इनके पास स्ट्रेंथ इस चीज़ की है कि जब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो अच्छा रेट दे सकते हैं और अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ रॉ मटेरियल इनके पास अच्छा है और रेट भी कंपैरेटिवली कम है। तो इसलिए जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको जो है कम रेट पे सीमेंट पाकिस्तान से सप्लाई हो सकता है। तो ये भी एक इनके पास स्ट्रेंथ है। उसके अलावा रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत है कि आप जितना चाहें वो उसको पत्थर तोड़ ले, इतने पहाड़ हैं हमारे पास, मट्टी इतनी है, तो जितना मर्जी रॉ मटेरियल ले आए। लेकिन प्रॉब्लम इनको आती है थोड़ी सी ये करने की कि ये इनके पास एनर्जी के क्राइसिस है। तो एनर्जी के लिए अब सोलर पे जैसे कन्वर्ट हो रहा है पाकिस्तान में बहुत सारा सिस्टम, तो उसमें उससे एनर्जी ली जा सकती है जो इनको वो भी बेनिफिट देगी। तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो ये जो सीमेंट सेक्टर इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो टबैको के बाद तकरीबन ये सेकंड नंबर पे आता है जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इसको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को। अगर हम वीकनेसेस की बात की जाए तो वीकनेसेस जो सीमेंट सेक्टर्स की क्या है कि टैक्स एविजन एंड कंप्लायंस इश्यूज आ रहे हैं कि वाइड फेक इनवॉइसेस की वजह से टैक्स एविजन बहुत होती है इसमें, जिसकी वजह से टैक्स को मैनिपुलेट करके कम टैक्स पे किया जाता है। एक तो ये है। आगे फिर है लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये वीकनेस है कि इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी सीमेंट सेक्टर की ज़्यादा है लेकिन आगे यूटिलाइजेशन कम है कि वो 61 to 54% जो फाइनेंशियल ईयर जो है ना ये यूज़ हो रही है। और हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट का जो है 34 to 40% जो एनर्जी है इसकी वजह से जो है ना कॉस्ट बड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो अगर इसमें सोलर में आके इसमें कर लें तो ये मेरा ख्याल है इनको फ़ायदा होगा। और एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है क्योंकि ज़ाहिर है हाई CO2 एमिशन एंड लिमिटेड ग्रीन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से इन पे रेगुलेटर्स जो है ना उनका अफेक्ट होता है। और फिर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस है कि ये जो सीमेंट क्योंकि भारी आइटम होती है और जो बड़ी गाड़ी पे ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है और हैवी होता है, तो पाकिस्तान के सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी नेटवर्क की वजह से इनको फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा लगती हैं तो ज़्यादा आता है। तो ये तो हैं इसके वीकनेसेस। अब अगर अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ इम्प्रूवमेंट की मैं बात करूं तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग डिमांड के जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का CPEC प्रोजेक्ट है या उसके बाद हाउसिंग प्रोजेक्ट है या डैम्स के लिए सीमेंट चाहिए, तो 30 to 35% जो है ये गवर्नमेंट को खुद ही अपने घर में ही चाहिए। तो एक तो ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा करेंगे यूज़ हो जाएगी। फिर एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपेंशन, तो एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपेंशन की पाकिस्तानी रुपी डी वैल्यू है क्योंकि
इनका पैसा कम यूज़ हो रहा है, डीवैल्यू है, तो ये इसको प्राइस की जो है एडवांटेज है कि लो प्राइस पे ये दे सकते हैं सीमेंट बाकी दुनिया से। तो इसकी वजह से इनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगी, तो वो एक्सपोर्ट का एक जो एडवांटेज है इनके पास वो हो जाए। और रीन्यूएबल एनर्जी एंड कॉस्ट रिडक्शन की बात हो रही थी कि एनर्जीज जैसे सबसे मेजर इनका जो है 34 to 40% जो है कॉस्ट है वो एनर्जी की है। तो एनर्जी क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी और फिर ये सोलर एनर्जी और इससे अगर यूज़ करें ये, तो वो ज़ाहिर है एनर्जी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनको ये एडवांटेज भी हो जाएगा जो उसकी अपॉर्चुनिटी है। अब थ्रेट्स की हम बात करें कि सीमेंट इंडस्ट्री को थ्रेट्स क्या हैं, तो एक तो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है कि ये जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा, बाहर से इंपोर्ट करने वाली चीज़ें जो हैं उनके प्राइसेस का पता नहीं, रुपीज़ डी वैल्यू होने की वजह से वो उनको महंगा पड़ता है और इंपोर्ट महंगी पड़ती है, एक तो ये है। फिर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जो हैं, रेगुलेशंस जब बनते हैं वो पॉलिटिकली इसको जब ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है तो फिर ये इस इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये भी इसके लिए प्रॉब्लम है। फिर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है कि फ्रीक्वेंट पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं और पॉलिसी चेंज होने की वजह से ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए। फिर एनर्जी प्राइसेस की फ्लक्चुएशन जो हो रही है उसके लिए भी वो पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती है। इलीगल ट्रेड जो है, स्मगलिंग अगर हो रही है, फ़र्ज़ किया अफ़गानिस्तान से या ईरान से आ जाता है सीमेंट, उस स्मगलिंग की वजह से लोकल मैन्युफैक्चरर जो है इसको प्रॉब्लम आती है, तो वो भी एक इसके लिए प्रॉब्लम है। और रीजनल कंपटीशन की अगर हम बात करें तो प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, उसमें बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं और उनसे अगर कंपटीशन है कि अगर एक्सपोर्ट मार्केट में कंपटीशन करना है या कहीं करना है, तो ये भी एक थ्रेट्स हैं सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। अब मैं बात करता हूं कि क्या क्या रिकमेंडेशन है कि फ्यूचर ग्रोथ किस तरह से हो सकती है, तो मैं अपनी रिकमेंडेशन रिकॉर्ड करवाने लगा हूं। उम्मीद है कि अगर वो सीमेंट इंडस्ट्री, FBR, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ये सारी इस पर अगर मुतफिक होंगी तो मे भी इसको बेहतर किया जा सकता है। कि एक तो मैं बात करूंगा बैलेंस टैक्स पॉलिसी की, कि अब यह है कि अगर एक सेक्टर पे आप जितना ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं उतनी उसमें टैक्स चोरी ज़्यादा होगी। जैसे कि सिगरेट पे हमारी देखें कि ड्यूटीज़ 500% ड्यूटीज़ हैं, जिसकी वजह से क्या है कि सिगरेट में बहुत ज़्यादा टैक्स की चोरी होती है। इसी तरह इसमें हम अगर लगाएंगे तो फिर बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर टैक्स चोरी भी ज़्यादा होगी। तो इसकी FED जो है वो 4 रुपीज़ पर केजी बहुत ज़्यादा है, इसको 3 रुपीज़ पर केजी में अगर कर दिया जाता है तो फिर इसमें ये होगा कि इसकी वजह से ज़्यादा यूज़ होगी, ज़्यादा कंजम्पशन होगी, ज़्यादा वो डिक्लेयर करेंगे अपने टैक्सेस और सेल्स ज़्यादा शो करेंगे, तो जिसकी वजह से रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। इसी तरह डिजिटल कंप्लाइंस सिस्टम जो है वो जो है कि फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अक्रॉस ऑल द सीमेंट प्लांट्स, जो मैं पहले भी बार बार कर चुका हूँ। और फिर डिजिटल इनवाइसिंग का जो सिस्टम है वो अगर हो जाए कि कोल की इनवाइसेस जो हैं वो रियल टाइम उनका पता चल जाए कि सही उस पर टैक्स जमा हुआ है या नहीं हुआ, तो इस तरह से आ जाए तो टैक्स कंप्लाइंस भी अच्छी हो जाएगी और ये सेक्टर भी, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके पास होंगी कि एक टैक्स चोरी करके सस्ता दे रहा है तो दूसरा टैक्स पूरा दे के महंगा दे रहा है, तो उसके लिए भी बिटवीन द इंडस्ट्री जो है ना, ये पीयर्स जो हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एनर्जी एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट जो है, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम जो है कुड हेल्प टू मैन्युफैक्चरर टू रिड्यूस द एनर्जी के। अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट पे करेंगे तो फिर इनको ये एडवांटेजेस भी है कि वो बेहतर कर सकते हैं। इस तरह एक्सपोर्ट मार्केट को डेवलप करें, क्योंकि हमारे पास सीमेंट सेक्टर जो है, सीमेंट सेक्टर में हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हम 54% सिर्फ उसका यूज़ करते हैं, तो अब बाकी अगर 100% उसको यूज़ करें और यूज़ करके उसको एक्सपोर्ट करें, तो हमारे जो कमर्शियल अताशी हैं या हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो इस तरह से उसमें पॉलिसीज़ बनाएं कि एक्सपोर्ट को इजी किया जा सके और अदारे भी उसमें हेल्प करें, ताकि वो 100% पे चल के एक्सपोर्ट से एक तो रेवेन्यू मुल्क को आएगा, मुल्क को फ़ायदा होगा, दूसरा इंडस्ट्री मजबूत होगी, तो फिर वो टैक्स चोरी कम करेगी। तो डिजिटल इनवाइसिंग एंड इनवाइसिंग रिकमेंडेशन है, ये मैं जैसे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के बारे में बताता हूँ, इसी तरह डिजिटल इनवाइसिंग जो है वो भी इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अब रियल टाइम जब इनवाइस एक कोयल वाला डिजिटल इनवाइस करेगा तो वो
FBR के डाटा में भी आएगी और इधर भी आएगी और उसमें पता होगा कि टैक्स पे हुआ है। तो जब ये हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा ई इनवाइसिंग सिस्टम और रियल टाइम वेरिफिकेशन उसकी हो जाएगी, तो फिर देन चोरी जो है वो टैक्स की नहीं हो सकेगी। तो इसको इम्प्लीमेंट करना जो है ना इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस और रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में बहुत ज़रूरी है, जिसमें कोयल की इनवाइसेस होंगी, जिप्सम की होंगी, लाइमस्टोन की होंगी, ये सारी। तो इस तरह रियल टाइम वेरिफिकेशन क्या होगी, इंटीग्रेट द ई इनवाइसिंग सिस्टम जब होगा तो FBR के पोर्टल से उसको जो है ना इमीडिएट क्रॉस वेरिफिकेशन होगी और सप्लायर और बायर की जो टैक्स फाइलिंग है वो भी चेक हो जाएगी और उस पर जो टैक्स पे हुआ है वो हुआ। अब ब्लॉकचेन बेस्ड जो सोल्यूशन है, कंसीडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किस तरह से किया जाए टू क्रिएट इम्यूटेबल रिकॉर्ड फॉर ऑल ट्रांजैक्शन मेकिंग द वर्चुअल इम्पॉसिबल क्रिएट अ फ्रॉडुलेंट इनवॉइसेस आर मैनिपुलेटिंग द टैक्स डॉक्यूमेंट के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इसकी वेरिफिकेशन की जाए कि सही टैक्सेस पे हो रहे हैं और उसका रिकॉर्ड जो है प्रॉपर रखा जा रहा है। तो ये भी एक रिकमेंडेशंस में है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इम्प्लीकेशन जो है 100% फुली कवरेज होनी चाहिए, इसकी हर इंडस्ट्री पे होनी चाहिए ताकि हर इंडस्ट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो प्रॉफिट कमाने की। अब जिस पे नहीं है वो टैक्स चोरी किया जा रहा है, जिस पे है वो प्रॉब्लम में है, वो compete करना उसके लिए मुश्किल है। तो एक तो री इंट्रोड्यूस अ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट अक्रॉस ऑल द सीमेंट प्लांट्स टू मॉनिटर द रियल टाइम प्रोडक्शन, एक होना चाहिए। दूसरा ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि जो टैक्स चोरी कर रहा है, अंडर इनवाइसिंग कर रहा है, सप्रेशन ऑफ सेल कर रहा है, फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसिस कर रहा है, उसमें टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट है हैवी पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंस इंक्लूडिंग द सस्पेंशन और टैक्स बेनिफिट ऑफ द सीजर ऑफ द नॉन ट्रैक्ड गुड्स जो है उनके किए गए। आगे 24/7 कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्लांट्स तो डे एंड नाइट चल रहे होते हैं, ये नहीं है कि ये रात को नहीं चलते और सुबह चलते हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग प्रोडक्शन भी डे एंड नाइट हो रही होती है, तो इसलिए मॉनिटरिंग भी डे एंड नाइट ज़रूरी है कि डेटाबेस जो है वो सारा मॉनिटर कर रहा हो। तो ये अगर टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ आ जाएगा, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से यकीनन ये है कि प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर और पूरी जो है हम ले सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे स्ट्रेंथन टैक्स कंप्लाइंस मेजर्स की, तो स्ट्रेंथन कम्प्लेक्स टैक्स कंप्लाइंस मेजर्स की हमने करनी है तो मैंडेटरी सप्लायर रजिस्ट्रेशन। एक तो ये है कि इंट्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स विद होल्डिंग मैकेनिज्म फॉर ऑल कोयल सप्लायर इंश्योरिंग अ टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स बिफोर द कोल एंट्रेंस इन द सप्लाई चेन के जो सारे लोग हैं सप्लाई चेन के, उन सबको जब रजिस्टर्ड किया जाएगा तो रजिस्टर्ड होंगे तो वो पता होगा कि कहाँ टैक्स पे हुआ है। अगर एक जगह पे टैक्स पे हुआ है तो फिर उसका ही इनपुट क्लेम कर लिया जाएगा। तो एक तो रेगुलर फोरेंसिक ऑडिट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इस इंडस्ट्री के वेरिफिकेशन की जाए, प्रोक्योरमेंट की, इनवाइसेस की और इसकी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको डिटेक्ट किया जाए कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसी आ रही हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ बेंच मार्क किए जाएँ। जो मैं कह रहा हूँ कि एक इंडस्ट्री अगर ज़्यादा टैक्स पे कर रही है, दूसरा कम कर रही है, एक जो है दूसरी वो टैक्स चोरी करके कर रही है, तो मार्केट में उनको आपस में भी प्रॉब्लम होती है कंपीट करने की। तो इसलिए ये बेंच मार्क रखें कि कौन सा ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है और वो कितना क्लेम कर रहा है इनपुट टैक्स को और कोयल को, उसका भी चेक किया जाए। इसी तरह डाटा एनालिसिस, जो बहुत आजकल सारे लोग डाटा एनालिसिस का बहुत दौर है, सारा डाटा, बड़ा डाटा जो हैं उनको एनालाइज करके उनकी वो डिस्क्रिपेंसीज निकाली जा रही हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम डाटा को अच्छी तरह एनालाइज किया जाए, हर कंपनी की ट्रांजैक्शन और उनकी जो अनोमलीज़ हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको देख के, जैसे क्रेस्ट का सिस्टम ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, इसी तरह से उसको करके तो ये एनालिसिस करके इनको किया जाए। कोलैबोरेशन एंड सेल्फ रेगुलेशंस की बात भी मेरे जहन में अक्सर हर इंडस्ट्री के लिए रहती है कि कोलैबोरेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि अगर सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, अब उन लोगों को जो सीमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी साथ बिठाया जाए, बार काउंसिल्स को भी, टैक्स बार काउंसिल को भी बिठाया जाए और चैम्बर्स को भी बिठाया जाए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और FBR और फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये मिल के बैठ के डिसाइड करें कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को भी बिठाए
कि क्या इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम का सलूशन क्या टैक्स चोरी ही है सिर्फ। हाँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व किया जाए, उनको ये नहीं कि प्रॉब्लम में सॉल्व उनको छोड़ दें और वो टैक्स चोरी करके उसको पूरा करें। तो इसलिए जो है एस्टैब्लिश है, एक काउंसिल एस्टैब्लिश होनी चाहिए जो मैन्युफैक्चरर टैक्स ऑफिशियल्स एंड ऑडिटर्स एंड डिस्कस द कंप्लाइंस ऑफ द चैलेंजेस थ्रू द सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स एंड कोलैबोरेट करें आपस में और आइडेंटिफाई करें, प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसका निकालें। देन कंप्लाइंस इंसेंटिव्स क्या है कि जो इंडस्ट्री टैक्स चोरी नहीं कर रही और जो पूरा टैक्स पे कर रही हैं उनके लिए इंसेंटिव्स दिए जाएं कि आपका ऑडिट नहीं हर साल होगा, आपके लिए रिफ़ंड जल्दी मिल जाएंगे, आपको जो भी दे सकता है उसको क्रिएट किया जाए ताकि पॉजिटिव इंसेंटिव की वजह से वो उसको ये होगा कि मैं टैक्स चोरी ना करूं। अब विसल ब्लोअर्स प्रोग्राम जो है ये एक बड़ा अहम चीज़ है कि जो इंडस्ट्री के अंदर से बाज़ औक़ात बहुत लोग जो हैं वो उनके साथ नाराज़ होते हैं और वो एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया जाता है, तो वो विसल ब्लोअर का काम करते हैं। वो बताते हैं कि जी ये जी यहाँ से टैक्स चोरी कर रहा है। तो अब विसल ब्लोअर्स के लिए एक ये है कि अगर वो अच्छा प्रोग्राम देता है और वो पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी देता है तो उसको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए कि यार आप पूरा ज़्यादातर है अगर उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी हैं और वो इन्फॉर्मेशन पे टैक्स डिडक्ट हो जाता है तो उसमें से कुछ शेयर उसको दिया जाए ताकि वो उसकी वजह से मकसद उसका ये नहीं होगा कि वो अमीर होंगे, मकसद ये होगा कि फिर इंडस्ट्री जो है वो टैक्स चोरी करना बंद कर देगी और उनको भी डर होगा कि कोई ना कोई विसल ब्लोअर, क्योंकि ओनर खुद तो चला नहीं रहे होते, तो विसल ब्लोइंग कोई करके तो हमारा जो है ना नुकसान ना करे। इसी तरह पेनल्टीज़ एंड इन्फोर्समेंट एक्शन की अगर हम बात करें तो जो पे कर रहा है प्रॉपर टैक्स और जो नहीं कर रहा उन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। जैसे कि उसके साथ इंसेंटिव दिए जाते हैं जो टैक्स अच्छा पे करता है, इसी तरह इसको पेनल्टीज़ भी ज़्यादा लगानी चाहिए कि अगर कोई प्रॉपर टैक्स पे नहीं कर रहा तो उसको अगर फर्स्ट ऑफेंस करता है तो उसको 25% ऑफ द टैक्स लगाएं, उसको पेनल्टीज़ लगाएं। अगर वो रिपीट कर रहा है ऑफेंस को तो उसको 50% टैक्स होना चाहिए, और अगर वो सिस्टमेटिक फ्रॉड कर रहा है तो 100% पेनल्टीज़ होनी चाहिए टैक्स की। इसी तरह अगर वो क्रिमिनल कर रहा है टैक्स एविजन तो उसको 200% होनी चाहिए। तो ये पेनल्टीज़ इसलिए ताकि वो डिटरनेस हो और वो फिर टैक्स फ्रॉड ना करे। इसी तरह मॉनिटरी पेनल्टीज़ जो है हैवी फाइन प्रोपोर्शनेट टू अवेडेड टैक्स विद द सस्पेंशन ऑफ सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की भी सस्पेंड करें और साथ उसको हैवी पेनल्टीज लगाएं। फिर पब्लिक डिस्क्लोजर्स पब्लिकेशन ऑफ टैक्स एविजन केसेस टू डिटरनेस ऑफ द पोटेंशियल ऑफेंडर्स के लिए उसको पब्लिक भी करें कि फ़लाँ टैक्स जो है वो बंदा चोरी कर रहा है। इसी तरह स्पेशलाइज ऑडिट इनके होने चाहिए, ज़्यादा ऑडिट होंगे उनके, जैसे उनको इंसेंटिव दिया गया ना कि रिफ़ंड टाइम पे दिए जाएं और उनका ऑडिट कम हो, इसीलिए इनके ज़्यादा और फोरेंसिक ऑडिट होने चाहिए। फिर इसी तरह फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन, तो पार्टिकुलर अटेंशन जो है वो उस पर इन्वेस्टिगेशन पे तवज्जो दी जाए और ज़्यादा उनकी इन्वेस्टिगेशन डिटेल हो। तो ये तो मेरी थी रिकमेंडेशन। अब हम आते हैं कंक्लूजन क्या है इन सारी चीज़ों का, पाथ फॉरवर्ड और पाकिस्तान सीमेंट सेक्टर्स में क्या हो सकता है कि उन रिकमेंडेशन पे भी अगर अमल किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये है मॉडर्नाइज टैक्स इन्फोर्समेंट कि टैक्स, क्योंकि सारी दुनिया ऑटोमेशन पे आ गई है, सारा विजिलेंस जो है वो कंप्यूटराइज हो रही है, तो हमें भी मॉडर्नाइज होना चाहिए अपनी टैक्स इन्फोर्समेंट में। तो उसके लिए फुली इम्प्लीमेंटेड डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, ई इनवाइसिंग एंड डाटा एनालिसिस प्रिवेंट द टैक्स एविजन, ensure that this competition and these technologies solution for the essential creating of transparency। एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि रेगुलरिटी, क्लियरिटी होनी चाहिए, अचानक रेगुलेशंस नहीं बनने चाहिए, ताकि वो कंपनी अगर अपनी कोई पॉलिसीज़ बना रही है, अपनी को मैनेज कर रही है, तो उनको उससे आगाह किया जाए ताकि वो उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी बनाए। प्रोवाइड द कंसिस्टेंट प्रिडिक्टेबल टैक्स पॉलिसीज़ दैट अलो कंपनीज टू प्लान इफेक्टिवली, ताकि वो अपना प्लान इफेक्टिवली कर सके। एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टैक्स रेट्स एंड इंश्योर्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल अथॉरिटी टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट इन रिक्वायरमेंट, के रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ना आए। इसी तरह स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंटरवेंशन क्या है, बैलेंस रेवेन्यू जनरेशन विद द इंडस्ट्री सस्टेनेबल थ्रू द रैशनलाइजेशन टैक्स रेट एंड इंसेंटिव्स फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, कि अगर कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर रहा है तो उसके लिए इंसेंटिव्स दिया जाए
और उसको और इसी तरह दिस अप्रोच कैन प्रमोट द ग्रोथ वाइल इंश्योरिंग द टैक्स इंसेंटिव्स। तो इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं जब हम उनको करेंगे, जब उनके साथ डिस्कस करके करेंगे तो वो अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएंगी और सस्टेनेबल रहेंगी। तो सस्टेनेबिलिटी ही असल मकसद है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई सेक्टर सस्टेन रहेगा तो उसमें ये है कि वो टैक्सेशन भी आते रहेंगे और इसी तरह उसकी एक्सपोर्ट्स होगी, एक्सपोर्ट से फिर रेवेन्यू भी आते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ये था आज का सीमेंट सेक्टर जिसमें हमने टैक्स पॉलिसीज़, टैक्स फ्रॉड, इम्प्लीमेंटेशन, रिकमेंडेशन और उसका कंक्लूजन दिया। उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे जैसे कि मैंने कोशिश की। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि टैक्सेशन को सीखते रहें तो हमारे साथ जुड़े रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।